अभी मैं आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल बता रहा हूँ और मैंने बताया होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। वी कैनॉट ऐड, वी कैनॉट सब्ट्रैक्ट, वी कैनॉट कंपेयर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और यूँ बोलें, वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट, वी कैन कंपेयर ओनली द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। माने मास को मैं मास से ही कंपेयर कर सकता हूँ, मास में मास ही ऐड कर सकता हूँ, मास में मास ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। टाइम का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन टाइम की डिफरेंट अमाउंट्स के बीच में होगा। इस बात को मैं और सिंपलर टर्म्स में ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फिजिकल इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन में कई टर्म्स हैं। टर्म्स का मायना वो होता है जिनके बीच प्लस या माइनस हो। तो कोई फिजिकल इक्वेशन है या कंपैरिजन का भी कोई साइन हो, a plus b minus c is equal to h। तो ये सपोज दिस इज एन इक्वेशन एंड से इट इज़ ए फिजिकल इक्वेशन। अब देखिए पहले इस फिजिकल इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, जिनके बीच में प्लस या माइनस हैं, जो एडिड हैं या सब्ट्रैक्टेड या कंपेयर्ड हैं, वो टर्म्स होती हैं। h इंटू बी कर दूं अगर, तो h और b अलग अलग टर्म्स नहीं है, h और b एक सिंगल टर्म एच बी के दो फैक्टर्स हैं। अब चेक कीजिए, ओ सॉरी, आई एम यूजिंग द सेम सिंबल हेयर एंड हेयर, आई चेंज इट, से इट इज c, अगेन c इज हेयर, तो मैं इसको d कह देता हूँ। तो देखिए ज़रा, ये कोई फिजिकल इक्वेशन है। इस फिजिकल इक्वेशन में चार टर्म हैं, a b c एंड h इंटू डी। h इंटू डी में h और d एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। तो ये चार टर्म्स हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये चार अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता ये मास हो, ये लेंथ हो, ये फोर्स हो, ये स्पीड हो। अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। ये टाइम है तो ये भी टाइम है और ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। यानी किसी फिजिकल इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी सभी सेम फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट अमाउंट्स होंगी। कई बार फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में बात करने के बजाय उनकी डायमेंशंस के फॉर्म में बोलें तो बेटर होता है। यू नो, फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ डेफिनेट डायमेंशन, लाइक द स्पीड हैज़ द डायमेंशंस L t-1, like the force has the dimensions m l t-2। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बहुत आसानी से उनकी डायमेंशंस के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कभी भी आपको आगे से ये ऐसी डायमेंशंस लिखी मिले, ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा मिले, तो इमीडिएटली इट मस्ट स्ट्रक योर माइंड दैट इट इज़ फोर्स। अगर आपको कहीं ये लिखा मिले ml2t-2, तो एकदम से तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए, अरे ये तो हम वर्क या एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इन ए फिजिकल इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स मस्ट बी सेम। या ये बोलूँ, इन ए फिजिकल इक्वेशन ऑल द टर्म्स मस्ट रिप्रेजेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये भी कोई मास है, मास की कोई अमाउंट है, ये भी मास की कोई और अमाउंट है, ये मास की कोई और अमाउंट है, ये मास की कोई और अमाउंट है। मास की डिफरेंट अमाउंट्स आपस में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी या कंपेयर होगी। फिजिकल क्वांटिटी का नाम लें या फिर ये कह दें, मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, आपको समझ भी आ गई होगी। मैं ये भी कह सकता हूँ, इन ए फिजिकल इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स मस्ट बी सेम। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन लिख दी हमने, उसमें कई टर्म्स हैं, मान लिया उसमें 5 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स की तो डायमेंशन सेम है और 5वीं टर्म की डायमेंशन डिफरेंट है, तो वो फिजिकल इक्वेशन हो ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम फिजिकल इक्वेशंस की वैलिडिटी चेक करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है। और कुछ काम हम और भी कर सकते हैं इसी टाइप के, डायमेंशंस कंपेयर करके हम ये बता देंगे कि ये चीज़, ये फिजिकल क्वांटिटी उस फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो फिजिकल क्वांटिटी हम बनाना चाहते हैं वो बनेगी या नहीं बनेगी। तो हम डायमेंशंस का कंपैरिजन करके, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके फिजिकल क्वांटिटीज़ का अच्छा खासा एनालिसिस कर लेते हैं और उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं और बहुत सारे इसके यूज़ हैं। मैं शुरुआत करता हूँ एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से।
एक सिंपल एग्जांपल मैं लूँ, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके मैं डायमेंशंस का यूज़ करना आपको सिखा रहा हूँ, या फिर मैं यूँ कहूँ डायमेंशनल एनालिसिस को सिखाना मैंने आपको शुरू कर दिया है। एक शुरुआत में एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज मैंने ये चेक करवाना है, एग्जांपल नंबर 1, कि एक इक्वेशन है जो आपने लर्न की हुई है, यू नो इट, सो आई एम डूइंग दैट, आई एम राइटिंग दैट हेयर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square, and we have to check whether it is right or not. So see how many terms are here in this equation. 3 टर्म्स है, एक ये और एक ये, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में तीनों टर्म्स की अगर डायमेंशंस सेम मिली तो कह देंगे इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन में कोई मूलभूत गड़बड़ नहीं है। अगर किसी भी एक टर्म की डायमेंशन डिफरेंट हुई तो ये इक्वेशन वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। पहले हम s की डायमेंशन देखें। s की डायमेंशन, s क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होती है, तो s की डायमेंशन तो लेंथ के बराबर है। अब दूसरी टर्म ली हमने क्या, u इंटू टी, एंड यू माइट बी नोइंग दैट u इज़ व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो या बीच की कोई हो या एवरेज हो, तो वेलोसिटी और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, lt-1 है। सो इट इज़ lt-1 into t, what we get, it is L half a into t square। इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। हाफ तो एक नंबर है, हाफ इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज़ नो डायमेंशन। जैसे 4 एक नंबर है, 5 एक नंबर है। ध्यान रखें, अगर मैं 30 kg लिखता हूँ तो 30 kg मास है, इसकी डायमेंशन m है। 25 ग्राम लिखता हूँ तो 25 ग्राम भी मास है, इसकी डायमेंशन भी m है। तो हाफ kg हो चाहे 2 kg हो, ऑल आर मास, सबकी डायमेंशन m है। तो कोई नंबर अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के आगे पुट करता हूँ तो उससे फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहती है, बस उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है। तो हाफ का यहाँ पर हाफ लगाया तो सिर्फ ये है कि a इंटू टी स्क्वेयर हाफ होगा या 2 होगा या जो भी कुछ होगा, नंबर से फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन मैग्नीट्यूड करने के लिए होती है। मास ही रहेगा, चाहे 5 kg हो चाहे 10 kg हो, तो वो बात है। तो हाफ तो डायमेंशन है, इट इज नंबर, तो इसको क्या लिखूँ, ए क्या है, एक्सेलेशन की डायमेंशन क्या है, lt-2, एंड टाइम की डायमेंशन क्या है, टाइम की डायमेंशन है टी का स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट अगेन L. So we see that in this equation the dimensions of all these 3 terms are same. तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम है। जो डायमेंशन s की है वही डायमेंशन u इंटू टी की है L, वही डायमेंशन हाफ at स्क्वेयर की L। तो इसका मतलब ये फिजिकल इक्वेशन वैलिड है, डायमेंशनली इट इज़ करेक्ट है। तो सबसे पहले किसी फिजिकल इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करनी होती है तो हमने उसकी डायमेंशन चेक करनी होती है। बट यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें, इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस 10at स्क्वायर, तो डायमेंशनली इट इज़ करेक्ट। डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए इस 10 का कोई मीनिंग नहीं है। तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज एज गुड एज दिस, बट न्यूमेरिकली इट इज़ रॉन्ग। वैसे ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं हो सकता, यहाँ पर 1/2 ही होगा, तभी जाकर ये सारी चीज़ न्यूमेरिकली ठीक बनेगी। मैग्नीट्यूड में सब चीज़ें ठीक तब बैठेंगी जब न्यूमेरिकल पार्ट पे भी आप ध्यान दें, न्यूमरल्स पे भी ध्यान दें, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उनकी डायमेंशंस क्या, उस पर भी ध्यान दें। तो एक थोड़ा सा ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने डायमेंशनल चेक करके देखना है। तो डायमेंशनल, अगर डायमेंशंस ठीक बैठ जाती हैं, सेम बैठ जाती हैं सारी टर्म्स की किसी फिजिकल इक्वेशन में, तो सिर्फ आप इतनी बात कहेंगे कि वो फिजिकल इक्वेशन वैलिड हो सकती है। वो पूरी तरह से न्यूमेरिकली ठीक है या नहीं है, वो फिर मैग्नीट्यूड्स पे भी डिपेंड भी करेगा, कितनी अमाउंट्स है उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी न्यूमरल्स यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करेगा। सो टेक केयर, बट दिस इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग।
अगर हमने डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर ली तो बहुत बड़ा काम हमने कर लिया है. सो आई रिपीट, dimensionally this is as good as this, but numerically this is wrong, numerically this is correct.